नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि हम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है। तो दोस्तों, यह पुस्तक विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो या कि अन्य किसी जानकारी के लिए भी इस पुस्तक में संविधान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना यहाँ के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो उसमें जैसे हमने जाना कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई, और वहाँ पर भारत आने के पश्चात उसने व्यापार किया, और व्यापार करते करते कैसे उसने भारत की राज्य और अन्य सभी क्षेत्रों में अपने हाथ पसार कर और यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया था, और हमारे यहाँ क्रांतिकारियों और अन्य कारकों की वजह से किए गए आंदोलन और सभी मुख्य लड़ाइयों से अंग्रेज जो विचलित हो गए, और उन्होंने अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो जिससे हुआ यूँ कि भारत को चलाने के लिए देश में संविधान की आवश्यकता पड़ गई, और आवश्यकता अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान का विकास किया गया, यानी कि उसे लिखा गया, और 26 जनवरी 1950 को काफ़ी हिस्से जो संविधान के थे वो लागू कर दिए गए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन यह था कि 1773 से लेकर 1758 तक कंपनी ने शासन किया, लेकिन उसके बाद जब 1858 यानी 1857 के विद्रोह के बाद जब क्रांतिकारी ज्वाला भड़की, तो वहाँ के ब्रिटिश की जो महारानी थी या ब्रिटिश के जो लोग, शासन पद्धति के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आप हैं रघु इनोवेटिव हब पर, और मेरा नाम है विनय, और मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह था कि यह भारत में शासन पद्धति की एक प्रकार से नींव का पत्थर बना, क्योंकि नींव का मतलब ये है कि 1773 का रेगुलेटर एक्ट लाने का सीधा सा उद्देश्य यह था कि किसी तरह से धीरे धीरे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें यहाँ के लोगों को बीच में रखा जाए और उन्हें पता भी ना लगे। तो सबसे पहले जो है, इस रेगुलेटिंग एक्ट में काम यह किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल से मतलब ये है कि वो वहाँ का सर्वे सर्वा हो गया, और अन्य जो मुख्य कार्य था कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे, उन्हें गवर्नर और जनरल के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब अब अंग्रेजों की नीति इस तरह से फैली कि उन्होंने आसपास के गवर्नर को अपने जो मुख्य गवर्नर जनरल था उसके अधीन कर दिया। तत्पश्चात हुआ यूँ कि उनके अधीन होने के बाद उन्हें एक तो व्यापार करने और शासन करने में एक महारत हासिल हो गई। अब वह अपने जिद से किसी भी तरह का लगाने, किसी तरह का भी टैक्स एक प्रकार से लेने लगे थे। तो 1774 में उन्होंने एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यह उन्होंने उच्चतम न्यायालय, जो कि अब यहाँ पर हो ये रहा है कि उन्होंने जो न्यायालय का सिस्टम है, यानी कि न्याय पद्धति है, वह अपने स्तर के हिसाब से या अपने देश के हिसाब से यहाँ पर लागू करना शुरू कर दिया, कि जिससे यहाँ के लोग आए तो हमारे पास ही आए। और उसके बाद हुआ यह कि एक मुख्य बिंदु यहाँ पर ये रखा गया, एक प्रकार से यह शर्त थी कि कंपनी के जितने भी व्यापारी या कर्मचारी हैं, वह भारत के लोगों से बिना उनकी अनुमति के व्यापार नहीं करेंगे, और यहाँ के लोगों से रिश्वत लेना या पैसे लेना, उपहार लेना भी सब बंद कर दिया गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, एक तरह से यह प्रथम पड़ाव था भारत पर शासन करने का। तो उसके बाद जो हुआ ये कि 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसे बंदोबस्त कानून कहा जाता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो इसमें हुआ ये कि गवर्नर जनरल, जो कि पद लेते समय जिन पाबंदियों से घिरा था, उसको उस पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया।
अब वह अपने हिसाब से सभी तरह के कार्य कर सकता था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, न न्यायालय की न किसी अन्य व्यक्ति की। तो अब जो कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया, कि अब कंपनी के जितने भी बड़े अधिकारी या वहाँ के जो सेवक थे, अब वो अपने स्तर से किसी भी कार्य को कर सकते थे। तो उसके बाद हुआ ये कि राजस्व संबंधी जितने भी मामले थे वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए, क्योंकि होता ये था कि एक आम आदमी न्यायालय जाएगा तो जो वहाँ की जो न्याय पद्धति है तो उसमें सीधे तरह से किसी को गलत ठहराया नहीं जा सकता। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने एक यह नई नीति अपनाई। उसके बाद जो एक यह विडंबना स्तर पर जो कार्य किया कि कोलकाता के न्यायालय में जातिगत न्याय की व्यवस्था बना दी गई। जातिगत न्याय की व्यवस्था से मतलब यह था कि हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामलों की सुनवाई करनी थी। तो दोस्तों, जैसे कि वर्तमान में आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग भेद या नस्ल के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यह हमारे लिए, यानी कि भारत के नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, नस्ल का हो, भेद का हो, रंग रूप का हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, यह एक प्रकार से अंग्रेजों की शासन प्रणाली जो थी लोगों में फूट डालने की शुरू हो गई थी। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रांतीय न्यायालयों की दलीलों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में दायर किया जाता था, ना कि न्यायालय में। होता ये था कि जितने भी ये छोटे न्यायालय थे, वहाँ पर जितने भी राजा रजवाड़े या अन्य जो कंपनी के लोग थे, उनके खिलाफ यदि कोई भी छे मामला जाता था तो जो है, तो वहाँ पर इनको सुनवाई करने में कभी कभी मामला इनके खिलाफ होता था। तो अब होता ये था कि उन्होंने कह दिया साफ साफ कि जितनी भी अपीलें या दलीलें हैं वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दायर हों। तो उसके बाद हुआ ये कि अब इन्होंने जितनी भी नियम विनिमय पद्धति थी, यानी कि ये अपनी तरह से नियम बना सकते थे, किसी तरह का कानून बना सकते थे और उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो दोस्तों, यह थी अंग्रेजों की जो न्याय पद्धति के बारे में। यहाँ पर वो सबसे पहले न्याय और राजस्व को मेंटेन कर रहे हैं। तो यह उनका एक सिस्टम ऐसा बन रहा है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिससे भारत के लोगों को उन पर विश्वास भी बना रहे और उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही भी ना की जा सके, क्योंकि यह उस समय का टाइम था कि लोग अंग्रेजों को भारत में 100 या 100 150 सालों का समय बीत चुका था। अब उन्हें पता चल गया था भारत के कल्चर के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, शिक्षा पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, एक जानकारी हम आपको और बता दें कि दोस्तों NCERT बेसिक से एडवांस तक कवर की जा रही है हमारी गोल्डन फ्यूचर एकेडमी चैनल पर। तो अगर आपको बेसिक से एडवांस NCERT चाहिए तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, कैसा लगा आपका यह वीडियो, तो आप इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी टीम आपके लिए कृतज्ञ है और जल्द ही कुछ अन्य टीचर्स आपके साथ रूबरू होंगे अन्य विषयों को लेकर के। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं और हमें कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताएं कि क्या हम इस वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत की पुस्तक काफ़ी अपने आप में एक असीमित ज्ञान है। तो उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक लंबा समय पूरा पार करना पड़ता है। तो 5 से 10 मिनट की वीडियो में सिर्फ 1 या 2 ही टॉपिक कवर हो पाते हैं, जो कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, एक बार कमेंट में एक मैसेज आपका हमारे लिए एक हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।